असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भले ही बिहार विधानसभा चुनाव में महज 5 सीटें जीती, लेकिन आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी असल किंग मेकर बनकर उभरने वाली है। ओवैसी के 5, मायावती के 1 और 1 विधायक आईपी गुप्ता। इस तरह इन 7 विधायकों के समर्थन लिए बगैर ना ही एनडीए और ना ही इंडी ब्लॉक 5वीं राज्यसभा सीट जीत सकती है। यहां एनडीए को एज जरूर है क्योंकि उसके लिए खेल आसान है, जबकि महागठबंधन के लिए स्थिति बेहद मुश्किल है। 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार का सियासी गेम बदल गया है। इसके चलते 5 राज्यसभा सीटों पर हो रहे राज्यसभा चुनाव के लिए नए सिरे से सियासी गणित तय होगा। वहीं बीजेपी और जेडीयू के भीतर उम्मीदवारों को लेकर जबरदस्त मंथन चल रहा है, जबकि आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा का पत्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो राज्यसभा चुनाव से पहले बिहार में भारी बवाल दिख रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में बात करेंगे आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर, जिसके चलते बिहार का सियासी पारा उफान पर पहुंच गया है। राज्यसभा चुनाव से पहले गरमाया माहौल, 7 विधायक पलट देंगे हारी हुई बाजी। ओवैसी बन गए बिहार में किंग मेकर। उपेंद्र कुशवाहा पर एनडीए का बड़ा फैसला। राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए इस बार कम से कम 41 विधायकों का समर्थन जरूरी होगा। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों को 5+1 से भाग देने पर यह संख्या निकलती है। मौजूदा समय में एनडीए के पास 202 विधायकों का आंकड़ा है, जबकि इंडी गठबंधन के पास केवल 35 विधायक हैं। इस लिहाज से एनडीए 4 राज्यसभा सीटें आसानी से जीत लेगा, जिसमें 2 सीटें बीजेपी और 2 सीटें जेडीयू के खाते में जाती हुई साफ साफ नजर आ रही है। एनडीए को 41 वोट के लिहाज से 4 राज्यसभा सीटें जीत के लिए 164 विधायकों की जरूरत है, जो उसके पास बहुत आसानी से उपलब्ध होंगे। इसके बाद एनडीए के पास 38 विधायक बचेंगे और 5वीं सीट के लिए उसे सिर्फ 3 विधायकों का अतिरिक्त समर्थन चाहिए होगा। वहीं आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट दलों को मिलाकर इंडी गठबंधन के पास केवल 35 विधायक हैं। ऐसे में महागठबंधन को 1 सीट जीतने के लिए 6 और एक्स्ट्रा वोट की जरूरत होगी। एनडीए को 3 और महागठबंधन को 6, यानी एनडीए से 2 गुना। ओवैसी की पार्टी किंग मेकर की रोल में आ चुकी है। जिसे भी समर्थन करेगी उसकी जीत तय मानी जा रही है। एनडीए अगर ओवैसी की पार्टी का समर्थन हासिल कर लेता है तो आसानी से क्लीन स्वीप कर देगा और 5 की 5 राज्यसभा सीट एनडीए के खाते में होगी। वहीं अगर विपक्ष इंडी गठबंधन अगर ओवैसी के समर्थन को हासिल करने में सफल होता है तो उनकी भी जीत आसानी से हो सकती है। इंडी ब्लॉक के 35 विधायक, ओवैसी के 5 और 1 बीएसपी विधायक का समर्थन हासिल करना भी उनके लिए उतना ही आवश्यक है जितना ओवैसी के 5 विधायकों का समर्थन है। तभी उनकी पार्टी के 6 पूरे होंगे। हालांकि आईपी गुप्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अगर बीएसपी नहीं भी आती है, आईपी गुप्ता आ जाते हैं तो 35+5 ओवैसी की और 1 आईपी गुप्ता, कुल मिलाकर हो जाएंगे 41। टोटल 7 विधायक अतिरिक्त हैं, जिसमें 1 आईपी गुप्ता, 1 मायावती के और 5 ओवैसी के। इन 7 विधायकों के समर्थन के बगैर एनडीए और इंडी ब्लॉक की 5वीं सीट को लेकर जीत पर पूरी तरह से सस्पेंस है। एनडीए को 5वीं सीट जीतने के लिए 7 विधायकों में से सिर्फ 3 का समर्थन चाहिए, जबकि महागठबंधन को 6। ऐसे में सियासी दांवपेच अब देखने को मिलेगा। यहां पर चुनावी मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। कौन अपने कुनबे को बेहतर तरीके से मैनेज करता है, कौन दूसरे के कुनबे में सेंधमारी करता है। अब यह देखना बहुत ज्यादा रोमांचक हो जाएगा और जो इस चीज में आगे बढ़ेगा उसकी जीत तय मानी जाएगी। आईपी गुप्ता ओवैसी करने वाले हैं बड़ा खेल। एआईएमआईएम के स्थापना दिवस पर आईपी गुप्ता ने हैदराबाद पहुंचकर ओवैसी के साथ जो दोस्ती दिखाई, छोटे ओवैसी के साथ मंच पर भी नजर आए। उसके बाद सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई। माना जाता है कि तेजस्वी यादव ने आईपी गुप्ता के जरिए ओवैसी को मैसेज भिजवाया है। रिप्लाई अभी वेटिंग में है। वहीं मायावती की ओर से अभी तक हरी झंडी नहीं मिली है। आईपी गुप्ता ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुद यह स्वीकार किया कि वो 2 मकसद से हैदराबाद गए थे। पहला ये कि ओवैसी साहब तांती, ततवा और पान समाज के सवाल को सदन में उठाएं। दूसरा ये कि मैं एआईएमआईएम को महागठबंधन के करीब लाना चाहता हूं ताकि राज्यसभा चुनाव में इसका लाभ महागठबंधन को मिल सके। हालांकि एआईएमआईएम को महागठबंधन के साथ लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि चुनाव के दौरान ओवैसी की महागठबंधन में आने की तमाम कोशिशें नाकाम रही। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी ने उनकी एक नहीं सुनी, अपने दरवाजे से लौटा दिया। ऐसे में राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ उसके जाने पर सस्पेंस बरकरार है। माना जा रहा है कि ओवैसी बिहार राज्यसभा में चुनाव में
अपना दांव खुद चल सकते हैं। इसके लिए एआईएमआईएम अपना कैंडिडेट उतारने की पूरी प्लानिंग कर रही है। ऐसे में आईपी गुप्ता पाला बदलकर एआईएमआईएम के साथ गठजोड़ करेंगे, यह भी एक सवाल उठ रहा है। हालांकि इसकी संभावना बेहद कम है, क्योंकि आईपी गुप्ता जिस तरीके से सदन में महागठबंधन का समर्थन करते हैं, लालू यादव की तारीफ करते हैं और तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई बताते हैं, ऐसे में यह माना जा रहा है कि आईपी गुप्ता तेजस्वी के साथ खड़े हो सकते हैं। यानी असली खेल अब ओवैसी के इन्हीं 5 विधायकों पर टिका हुआ है। ये जिस तरफ होंगे वो गठबंधन बाजी मार लेगा। तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती, नीतीश कुमार पलट सकते हैं खेल। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के लिए राज्यसभा किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तेजस्वी यादव एक राज्यसभा सीट जीतकर अपनी सियासी लाज बचा सकते हैं, लेकिन उनके लिए समर्थन जुटाना उतना ही मुश्किल है। महागठबंधन को एकजुट रखना और ओवैसी की चुनौतियों से निपटने की दोहरी जिम्मेदारी है। ऐसे में तेजस्वी यादव यहां पर देखना यह होगा कि उनका चुनावी मैनेजमेंट क्या रहता है। वहीं एआईएमआईएम के विधायकों की नजदीकियां सीएम नीतीश कुमार से भी बड़ी हैं। पिछले दिनों ओवैसी के विधायकों ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। इसके बाद एआईएमआईएम के ज्यादातर विधायकों का सियासी बैकग्राउंड जेडीयू से जुड़ा बताया गया। उन्होंने खुलकर नीतीश कुमार की तारीफ की। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने सभी 5 सीटें जीतने का दावा किया। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान बिहार में खुद राज्यसभा में अपना उम्मीदवार उतारने की बात कह चुके हैं। ऐसे में सियासी शहमात का खेल शुरू हो चुका है और अब देखना यह होगा कि 5वीं राज्यसभा सीट पर कौन बाजी मारता है, कौन किसके कुंबे में कितनी सेंधमारी कर पाता है। बिहार की 5 राज्यसभा सीटें 9 अप्रैल 2026 को खाली हो रही है। इसके लिए चुनाव आयोग ने 16 मार्च को चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा की जिन सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता और अमरेंद्र सिंह हैं। जेडीयू से हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर हैं, जबकि बीजेपी के समर्थन से राज्यसभा सांसद बने आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है और इसी के चलते 5 के 5 सीट खाली हो रहे हैं, जिस पर हर किसी की नजर टिकी है। उपेंद्र कुशवाहा पर मंडरा रहा बड़ा संकट। आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर संभावित उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा का दोबारा राज्यसभा जाना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। कारण बिल्कुल साफ है, उनकी पार्टी का विधानसभा में संख्या बल बेहद कम है। कुशवाहा की पार्टी के पास सिर्फ 4 विधायक हैं और उनमें भी कुछ विधायक ऐसे हैं जिनके बागी तेवर हाल के दिनों में नजर आए हैं। नंबर गेम उनसे बहुत दूर है। हालांकि कुशवाहा एक ही सूरत में राज्यसभा जा सकते हैं, जब उन्हें जेडीयू या बीजेपी अपने कोटे से राज्यसभा भेजे। इसके अलावा एनडीए गठबंधन खास तौर पर उनका समर्थन करे, लेकिन इस बार दोनों जगह संभावनाएं बेहद कमजोर है। इसकी वजह यह है कि एनडीए में पहले से ही बड़ी संख्या में दावेदार लाइन में हैं और सहयोगी दल भी कोटे के लिए इंतजार कर रहे हैं। इसलिए उनके दोबारा चुने जाने के आसार बेहद कम हैं। एक और कारण है, अपनी पत्नी को विधायक बनवा दिया है, बेटे को बिहार सरकार में मंत्री बनवा दिया है। इसलिए कुशवाहा को लेकर एनडीए में नाराजगी भी है, ऐसा कहा जा रहा है। एनडीए के भीतर बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। बीजेपी राज्यसभा चुनाव के जरिए इस बार जातीय संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और हाई प्रोफाइल चेहरों के मिश्रण पर काम कर रही है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि भोजपुरी एक्टर और गायक पवन सिंह को पार्टी राज्यसभा भेज सकती है। वो बड़े जनाधार और लोकप्रियता के कारण चर्चा में रहते हैं। बीजेपी उन्हें सांस्कृतिक और युवा आउटरीच के रूप में देखती है। पवन सिंह के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख को भी पार्टी राज्यसभा भेज सकती है। वो संगठन में काफी सक्रिय रहते हैं, केंद्रीय नेतृत्व के भरोसेमंद माने जाते हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा बिहार से किसी बड़े ब्राह्मण या राजपूत नेता के नाम पर मंथन चल रहा है। यूजीसी को लेकर पार्टी डैमेज कंट्रोल कर सकती है। यह भी हो सकता है कि अगर पवन सिंह जाएंगे तो एक सीट पर कोई ओबीसी या दलित जा सकता है। बीजेपी अक्सर एक सीट प्रोफेशनल्स को भी देती है, जबकि जेडीयू अपने कोटे से 2 राज्यसभा सदस्य बनाएगी। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर का एक बार फिर से राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि वो जेडीयू के ईबीसी समाज से एक बड़े नेता हैं। अति पिछड़े समाज की बात नीतीश कुमार करते हैं और कर्पूरी ठाकुर की चर्चा बिहार में हर वक्त होती है, जबकि हरिवंश नारायण सिंह को लेकर जनता दल यूनाइटेड में संशय बरकरार है। आमतौर पर देखा गया है कि नीतीश कुमार किसी भी नेता को केवल 2 बार ही राज्यसभा भेजते हैं। इसी को लेकर हरिवंश नारायण सिंह को पर कंफ्यूजन बरकरार है, क्योंकि वो अपना दूसरा टर्म पूरा कर रहे हैं, यानी 12 साल का कार्यकाल। जेडीयू उनकी जगह पर किसी नए चेहरे पर दांव लगा सकती है। माना जा रहा है कि अल्पसंख्यक समाज से एक नाम शामिल हो सकता है।
जेडीयू की पुरानी रणनीति सोशल बैलेंस को ध्यान में रखते हुए किसी ऐसे नाम को पार्टी आगे कर सकती है जो उसके सियासी समीकरण में फिट बैठता हो। अब देखना यह होगा कि इन 4 में से 4 सीटों पर, 5 में से 4, 2 जेडीयू और 2 बीजेपी का तय माना जा रहा है। इसमें से कौन कौन से उम्मीदवार होते हैं और उपेंद्र कुशवाहा के बदले वो सीट जेडीयू के खाते में जाती है या बीजेपी की। यहां बीजेपी की संभावना ज्यादा नजर आ रही क्योंकि वो सबसे बड़ी सीट है। अब देखना दिलचस्प होगा। साथ ही AIMIM उसका समर्थन किसको होगा, उनके विधायकों का रुख किस ओर होगा, यह देखना सबसे दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि बिहार के राज्यसभा चुनाव में 5वीं सीट पर कौन बाजी मारेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।